हाँ जी, बेस्ट, ये बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मंसूर फारूकी आपके साथ यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस करने के लिए, और हम लोग कुछ गपशप करते हैं, कुछ बातें करते हैं जब तक बाकी बच्चे, जैसे उम्मे ऐमन कह रही है कि सर नमाज के बाद कर लें। इनफैक्ट यहाँ पर नमाज हो चुकी थी, तो मैंने तो यही प्लान किया था कि हम लोग नमाज के बाद कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है अब तो हर जगह पे नमाज हो गई होगी। तो बस आप क्विकली नमाज पढ़ लें, अगर नमाज का मतलब है अभी वहाँ पे नमाज हो रही है जहाँ पर आप हैं, क्योंकि नो डाउट पूरे पाकिस्तान से आप सब हैं, तो आप जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। और आप नमाज पढ़ के आ जाएं, और उसके बाद जो है जी लर्नर्स भी कह रहे हैं कि सर नमाज का टाइम है, बेटा क्विकली नमाज पढ़ लें, जल्दी से नमाज पढ़ लें, अल्लाह ताला से खैर मांग लें, और आप लोग ज्वाइन करें सेशन को। और कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, जो थोड़ा बहुत पोर्शन होगा उसको मैं आपके लिए एंड पर बाद में मज़ीद 10-15 मिनट बाद जब हम आगे की तरफ जा रहे होंगे उस सारी बात को दोबारा इकट्ठा कर दूंगा, दोबारा मिला दूंगा, दोबारा आपको सुना दूंगा वो सारी बातें। और इसके अलावा भी आप मतलब ये चीज़ लेक्चर आपके पास रहेगा तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ सुन भी सकते हैं, बाद में भी सुन सकते हैं। तो इसलिए जो है इससे नेक्स्ट जो सेशन होगा इंशाल्लाह ताला मैं उसको कोशिश करूँगा कि वो 7:30 के करीब स्टार्ट करें, ताकि नमाज हर जगह पर मुकम्मल हो चुकी हो। चाहे आप कोयटा से हैं, चाहे आप कराची से हैं, चाहे आप लाहौर से हैं, या इस दरमियान में कहीं से भी हैं, तो आपकी नमाज मुकम्मल हो गई हो। और जो है अब हम लोग ज़रा कुछ बात करते हैं, या जब तक बाकी लोग हमें ज्वाइन करते हैं, हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ना चाहते हैं। ब्रिज बैच की बात हो रही है। ब्रिज बैच में इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, बड़ी डिटेल डिस्कशन थी, और इस डिटेल डिस्कशन को मज़ीद हमने एम्पावर किया एक सॉलिड से टेस्ट के साथ, और उसकी बड़ी सॉलिड सी डिस्कशन हुई। अगर आपने वो टेस्ट और वो लेक्चर नहीं सुना तो वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है जिसको आप इस टाइम देख रहे हैं। आप फौरी तौर पर उस लेक्चर्स को भी मार्क कर लीजिएगा, उनको भी सुनिएगा। बहुत 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 सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर सुनने को मिलेगी, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। आज हम लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को चूज़ किया आज के लेक्चर के लिए, और इस लेक्चर के बाद इससे रेलेवेंट भी एक टेस्ट होने जा रहा है, और आपको आज का लेक्चर बड़े ध्यान से सुनना है। उसके बाद उस टेस्ट की तरफ जाना है, और जब आप उस टेस्ट में जाएंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे तैयार करेंगे, उसको जब आप अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके ब्रिज बैच के इस मुख्तसर से सफ़र के अंदर दो टॉपिक्स तैयार हो चुके होंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी रखते हैं अपने अंदर कॉन्सेप्ट्स की, बहुत सारी इसके अंदर बातें हैं, और बहुत बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जब अगली बात करते हैं, अच्छा अफ़ान पूछे सर आप नमाज़ पढ़ कर आए? जी बेटा मैं नमाज़ पढ़ कर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर अज़ान हो चुकी थी 6:45 पे, मैंने अज़ानों के साथ नमाज़ पढ़ ली थी, मैं नमाज़ पढ़ चुका हूँ अफ़ान, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, ठीक है? और अच्छा अब अगली बात करते हैं। तो अब हम लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ रहे होते हैं, तो क्यों चूज़ किया जा रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ब्रिज बैच के इस सेशन के दौरान? एटॉमिक स्पेक्ट्रा को चूज़ करने की वजह ये है कि अगर आप इस टॉपिक को देखते हैं, अगर आप इस टॉपिक को देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये टॉपिक बुक का बिल्कुल आखिरी हिस्सा बन जाता है, जस्ट न्यूक्लियर फिजिक्स से पहले। अब जब हम ये कहते हैं कि जनाब ये न्यूक्लियर फिजिक्स से पहले का हिस्सा है, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये वो हिस्सा बन जाता है कि जब आप
रेगुलर क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो रेगुलर क्लास में इस दौरान टेस्ट सेशन स्टार्ट हो चुके होते हैं, आपकी तवज्जो ये भी होती है कि यार टेस्ट भी तैयार करना है, आगे भी पढ़ना है, तो इसके ऊपर तवज्जो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब जब इसमें तवज्जो कम हो जाती है तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीक रहना शुरू हो जाते हैं, और ये वीक कॉन्सेप्ट हमें एंट्री टेस्ट के अंदर बड़ा ही एक डैमेज पहुंचा सकते हैं, एक डैमेज क्रिएट कर सकते हैं जो हम बिल्कुल 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 अफोर्ड नहीं करते। अब हम ये कहते हैं कि जनाब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। इसके अंदर हमने पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रम, प्लस हमने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है इन्हीं चीज़ों को। अगर आप इसके सब टॉपिक को देखें एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, तो उसने कहा लाइन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ लें, प्लस आप डिस्क्राइब कर दें, एक्सप्लेन कर दें एटॉमिक स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रम, जो एक ही चीज़ के दो नाम हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर दें, आप इसको बता दें और इसके साथ बात को आगे चलें। हम लोग ये कहते हैं कि जनाब जब आप इस बात को पढ़ रहे होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम को, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, तो ये सारी डिस्कशन हो क्या रही है। अब हम जब इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट ऐसे करेंगे कि हम लोग पहले इसकी ग्राउंड डेवलप करेंगे, फिर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे, फिर हम उससे आगे जाएंगे, उसकी एक एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, और फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो पास्ट पेपर्स में हम देख चुके हैं। अब हम ये कहते हैं कि जनाब जैसे ही ये टर्म हमारे पास आती है स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा, जब ये टर्म हमारे पास आती है तो क्या बातें दिमाग में आती हैं। जैसे ही आपने मेरे साथ फेसबुक पर साथ साथ रहना है और आपने मेरे साथ 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 बातें करते रहना है, ताकि मैं आपके साथ, आप मेरे साथ बातें करते रहें। अभी जो बच्चे नमाज के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे मीनवाइल, और हम लोग एक भरपूर तरीके से बात को आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही स्पेक्ट्रम की बात आती है ना, तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है वो आती है फ्रीक्वेंसी। फिर दिमाग में बात आता है हाँ वेवलेंथ्स भी तो है, फिर ख्याल आता है इंटेंसिटी भी तो है। किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी वेवलेंथ, किसकी इंटेंसिटी, तो मैं कहता हूं ये सब है रेडिएशंस की। कौन से रेडिएशंस, तो मेरे दिमाग में आता है इमिटेड रेडिएशंस। ये कौन सी रेडिएशंस है जो इमिटेड फ्रॉम। अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, यानी जिस बात पर कोई डाउट नहीं आया, वो डाउट या नहीं आया यहां तक कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम है कोई स्टडी हो रही है, कोई मैं स्टडी कर रहा हूं, किस चीज की स्टडी कर रहा हूं मैं, स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ्स, इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशंस। कौन सी रेडिएशंस, इमिटेड रेडिएशंस, कहां से इमिट हुई है, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इमिटेड फ्रॉम हो सकता है ये किसी हॉट बॉडी से इमिट हो रही हो, जैसे ब्लैक बॉडी है, हो सकता है ये किसी मॉलिक्यूल से इमिट हो रही हो, और हो सकता है ये किसी एटम से इमिट हो रही हो। अब मैं ये कहता हूं कि जनाब जब ये हॉट बॉडी से इमिट हो रही होती हैं तो जो स्पेक्ट्रम बन रहा होता है दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब ये इमिट हो रही होती है किसी मॉलिक्यूल से तो मैं इसको नाम देता हूं बैंड स्पेक्ट्रम, और जब ये इमिट हो रही होती है किसी एटम से तो मैं इसको नाम देता हूं लाइन स्पेक्ट्रम। और यही लाइन स्पेक्ट्रम आज का टॉपिक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जब मैं सारी बात को जरा
क्विकली रिवाइज कर दूं उन सारे बच्चों के लिए कि जो अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, जो नमाज पढ़ रहे थे, दिस एंड दैट सारी एक्टिविटी में थे। हम ये कह रहे हैं कि जनाब हम डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक स्पेक्ट्रम को। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। आज का टॉपिक समझना क्यों जरूरी है? आज का टॉपिक समझना इसलिए जरूरी है कि ये बहुत ज्यादा मैथमेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल है। आज का टॉपिक इसलिए समझना भी जरूरी है क्योंकि जब मैं रेगुलर क्लास में इसको पढ़ रहा होता हूं या हम रेगुलर क्लास में इसको पढ़ा रहे होते हैं, तो होता यह है कि जिन दिनों में ये टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उन्हीं दिनों में हमारे टेस्ट सेशन स्टार्ट हो चुके होते हैं। अब टेस्ट सेशन में टेस्ट की तैयारी प्लस आगे पढ़ना, ये दोनों ओवरलैप कर रहा होता है और हम कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस टेस्ट पे कर रहे होते हैं। तो रिजल्ट ये निकलता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीक रह जाता है। अब बात करते हैं अगली। जब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ये जो वर्ड है स्पेक्ट्रम, जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है कि हम स्टडी कर रहे हैं कोई फ्रीक्वेंसी, कोई वेवलेंथ, कोई इंटेंसिटीज, किन की? रेडिएशंस की। ये कौन सी रेडिएशंस थी? ये वो रेडिएशंस थी जो एमिट हो रही थी, जो निकल रही थी कभी हॉट बॉडी में से। जब हॉट बॉडी में से निकल रही थी तो हमने इसको नाम दे दिया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते फ्रीक्वेंसीज को, वेवलेंथ्स को, मर्ज हुई हुई आपस में। और अगर मॉलिक्यूल से निकले तो हम इसको नाम दे देते हैं बैंड स्पेक्ट्रम का। बैंड स्पेक्ट्रम में भी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ की रेंज होती है, लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर फर्क होता है इस तरीके से, जैसे हम ये कहते हैं ना, ये पोजीशंस होती हैं, फिक्स्ड लाइंस होती हैं, आपके पास रेंज होती है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां, बाउंड्रीज होती है। आप बाउंड्री बना सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म हो गई, यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म हो गई। आप इसकी रेंज बना सकते हैं। और अगर एटम से ऐसा हो तो फिर हमारे पास आता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम, जब हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की, जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ये एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। ये एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। याद रखना है कि लाइन स्पेक्ट्रम एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप इसको बेहतर वर्ड्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। अब ये जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो हम इतनी इसको इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम इसको कहते हैं कि इट इज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। यार अंदाजा करें कि क्या जुमला उसने बोल छोड़ा है कि वो कह रहा है कि दिस इज ए फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट क्या होता है? फिंगरप्रिंट आपकी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको किसी भी दूसरे बंदे से अलग करती है। मेरे फिंगरप्रिंट आप में से किसी जैसे नहीं, आपके फिंगरप्रिंट मुझसे या किसी और जैसे नहीं है, ये स्पेसिफिक है। तो ये जो जुमला मैंने यहां लिख दिया है ना, ये जुमला लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझने के लिए बेस्ट लाइन है। ये बेस्ट लाइन है कि जनाब ये जो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम है, ये किसी एलिमेंट की, किसी एटम की बेसिक प्रॉपर्टी है। यानी जब आप किसी स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हो तो आप बता सकते हो कि ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का है, ये स्पेक्ट्रम नियोन का है, ये स्पेक्ट्रम
फ्लोरीन का है, आप नाम ले सकते हो, आप बता सकते हो, आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, आप कह सकते हो कि जनाब ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी मदद से ये बता सकते हो कि वो जो हजारों लाइट ईयर के फासले पर एक स्टार मौजूद है उसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो वहां से रेडिएशन आ रही होगी, आपको कैसे पता चलता है कि किसी स्टार के ऊपर, एक क्वेश्चन है ना, आपको कैसे पता चलता है कि सूरज के ऊपर कौन सी गैस मौजूद है? सूरज पे कोई गया नहीं, क्योंकि उसके करीब आप जा ही नहीं सकते। तो फिर आपको कैसे पता चला? वो जो स्पेक्ट्रम वहां से रिसीव हो रहा है ना, हम उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। जब हम उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं तो उस स्टडी की बेस पे हम बताते हैं क्या है कि यहां पर फला 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 चीज मौजूद है। वो जो स्टार जिस तक हम पहुंच ही नहीं सकते, वो जो हेवनली बॉडीज जिन तक हमारी अप्रोच ही नहीं है, आप वहां से सिर्फ लाइट आती लाइट को स्टडी करके बता देते हो कि फला स्टार के ऊपर जो इतने लाखों मील दूर है हमसे, उसके ऊपर ये चीज मौजूद है। कैसे? क्योंकि वो जो वहां से स्पेक्ट्रम आ रहा है, वो जो वहां से लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, वो रेडिएशन किसी ना किसी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है। और जब फिंगरप्रिंट मिलते हैं तो हम आइडेंटिटी उसकी फाइनलाइज कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी उसको उसको पहचान सकते हैं कि भाई ये कौन सा एलिमेंट था। तो इस तरीके से हमारे पास ये चलता है। यहाँ पर अब कुछ सवाल है, उन सवालों को हम लेते हैं। पहले इट्स मी पूछते हैं सर ये चैप्टर आज ही हुआ है? यस, ये चैप्टर आज, बल्कि अभी, बल्कि इसी लम्हे स्टार्ट हुआ है। और डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? फातिमा पूछ रही है। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है एक स्पेसिफिक वैल्यू। जैसे आपका शू साइज होता है ना, ये डिस्क्रीट होता है 6 या 7। आप ये नहीं कहते कि मेरा शू साइज 6.5 है, 6 या 7। दो तरह की वैल्यूज होती है ना, एक डिस्क्रीट होती है, एक कंटिन्यूस होती है। जैसे आप जैसे ना, डिस्क्रीट की बेस्ट एग्जांपल है जिसको ऐसे हम कहते हैं ना क्वांटाइज्ड वैल्यू, क्वांटा। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास लीटर लीटर के पैक्स हैं, तो वो जो लीटर, 1 लीटर, ये क्वांटाइज्ड वैल्यू है, हम इसको डिस्क्रीट कह सकते हैं। लेकिन वो जो चलता हुआ पानी दरिया में चल रहा है, नदी में चल रहा है, वो कंटिन्यूस है। वो जो आपकी एज है, ये आपकी एज जो है ये कंटिन्यूस वैल्यू है। अगर आप देखो साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड, ये कंटिन्यूस है। लेकिन नंबर ऑफ पीपल इन योर हाउस, ये डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी। ठीक है। अब आपने कहा ना कि डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये डिफरेंट फ्रॉम अदर नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूस होता है। अमारा ने बिल्कुल सही लिखा, अमारा आपके लिए तालियां, शाबाश। ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, और सबको वालेकुम सलाम। अब हम ये कहते हैं कि हमें लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए किस बेस को समझना है। लाइन स्पेक्ट्रम बहुत आसान है, आप आगे जाए, आगे स्पेक्ट्रल सीरीज आ जाएंगी, आप पढ़ना शुरू कर दें, टॉपिक खत्म। लेकिन बेस नहीं बनेगी, इससे ग्राउंड सेट नहीं होगी। हमने ग्राउंड सेट करनी। हम ग्राउंड जब सेट करने जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक टॉपिक आता है जो हमें स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए जरूरी है, और वो है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, आप में से कोई बताएगा जल्दी से, कमेंट्स में आए ना जरा, ये जो सारे मौजूद है यहां पर, जरा जल्दी से बताए ना मुझे कि, अच्छा जी, एजू अकेडमी कहते हैं कि सर ये चैप्टर थॉरोली करवाएं, आप बेफिक्र हैं, थॉरोली करवाएंगे। इट सीम्स डिफिकल्ट, आज के बाद इंशाल्लाह ताला डिफिकल्ट नहीं रहेगा। और फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर? डेफिनेटली सेकंड ईयर है। और हाउ आर यू जेंटलमैन? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। अगर मुझे पूछे तो भाई मैं ठीक हूँ, और सारी बात। अच्छा, एक बात बताएं जरा क्विकली, जरा कमेंट बॉक्स में जो है नैना कहती है कि जी सर आपकी वजह से मेरा फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा तैयार हो गया। चले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर ऑलवेज वेलकम बेटा। तो हाइड्रोजन एटम जो है, इसको ही क्यों पढ़ रहे हैं? कोई कभी पूछा कभी किसी से कि सर बोर्स मॉडल ऑफ यूरेनियम एटम क्यों नहीं पढ़ते हम? बोर्स मॉडल ऑफ क्लोरीन क्यों नहीं पढ़ते? बोर्स मॉडल ऑफ आयरन क्यों नहीं पढ़ते? हाइड्रोजन एटम क्यों पढ़ते? इसकी वजह यह है, इसकी वजह यह है कि चौधरी उस्मान, आपको जो भी क्वेश्चन है आप फौरन पूछें। इसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटम है। एक प्रोटॉन अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है।
सिंपलेस्ट एटम है। आप इसकी बेस पर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में चलना शुरू हो जाते हैं और हम जब चलते जाते हैं तो फिर हमारा काम बहुत 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 आसान और बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब आए हाइड्रोजन एटम पर। हाइड्रोजन एटम के बोहर मॉडल को समझना बहुत जरूरी है अगर आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ग्रिप करना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं ना कि यार एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ें और स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ें और मैं चला जाऊं पेपर देने, तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप डरेंगे, घबराएंगे और सवाल देख के परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी खासी बेसिक्स क्लियर होंगी, आपका एक सॉलिड बैकग्राउंड डेवलप हुआ होगा। आप इसके आगे कुछ हम पढ़ेंगे जिससे आपकी इसके एप्लीकेशन मॉडल भी बेहतर हो जाएगा और आप बहुत आसानी के साथ इस टॉपिक को तैयार करके आगे के लिए चल सकते हैं। जब हम शाबाश साथ कहते हैं कि इट इज सिंपलेस्ट एटम वेरी गुड, जिशान अली भी कहते हैं कि सिंपलेस्ट है वेरी गुड, और एनर्जी डिफरेंस का मैंने ये रीज़न नहीं है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं वेरी गुड, शाबाश शाबाश वेरी गुड। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जब हम बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं ना, तो इसमें हमारे पास जो पहली बात आती है ना, वो बात आती है स्टेशनरी ऑर्बिट्स की। स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या चीज है? स्टेशनरी ऑर्बिट से मुराद ये है कि आपके पास वो ये कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल में मूव कर रहा होता है, किसी स्पेसिफिक शेल में जिसमें वो बाय नेचर नेचुरली मौजूद है, तो ना वो कोई एनर्जी रिलीज करता है ना वो कोई एनर्जी गेन करता है। तो हम ये कहते हैं कि इसको हम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं। जब मैं इस बात को लिखता हूं कि नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जीज वहां पर रिलीज नहीं करता, डिसिपेट नहीं करता, कंज्यूम नहीं करता, वो आराम से उसके अंदर घूमता रहता है एंड दैट्स इट। अब जब मैं ये बात कहता हूं, ये तो बात सिंपल होगी ना, जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं इससे कंक्लूड क्या करता हूं, ये समझना बड़ा जरूरी है। जब मैं ये बात कहता हूं तो जो मैं इससे कंक्लूड करता हूं, इस बात से मेरे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें पहला रिजल्ट आता है क्वांटाइज्ड रेडियाई का। क्वांटाइज्ड रेडियाई से क्या मुराद है? क्वांटाइज्ड रेडियाई से मुराद ये है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स जो है वो क्वांटाइज्ड, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो क्वांटाइज्ड है। अब वो जो क्वांटाइज्ड है उसमें R1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, और वो कितनी होती है जरा जल्दी से मुझे बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूं, ये आपको पता होनी चाहिए कि R1 किसके बराबर है। जल्दी से क्विकली मैं वेट कर रहा हूं आपके। क्वांटाइज से क्या मुराद है कि अगर आप, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पे स्टे करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पे स्टे नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को खास एनर्जी लेवल पर रहना पड़ेगा। ये जो आपके पास ये जो ऑर्बिट है ना, आप इसको ऑर्बिट कहते हैं, आप इसको शेल कहते हैं, ये क्या चीजें हैं वो उसके बारे में कहते हैं कि ये बेसिकली एनर्जी लेवल्स हैं, और इन एनर्जी लेवल्स की जो रेडियाई है वो क्वांटाइज्ड है। और जब हम ये कहते हैं कि ये आपके पास क्वांटाइज्ड है, जब मैं ये कहता हूं कि ये आपके पास क्वांटाइज्ड है, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी बनती है? हम कहते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर। और ये बात मुझे नजर भी आ रही है यहाँ पर, और ये बात चल रही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, अब दूसरी बात जो मैं यहां पे लिखता हूं वो लिखता हूं क्वांटाइज्ड एनर्जी, कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। और ये कितनी है? ई नॉट की वैल्यू कितनी है? ई नॉट की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इस बात को लिख रहे हैं,
जब आप इस बात को पढ़ रहे हैं कि जनाब आपके पास क्वांटाइज्ड रेडियस है और आपके पास क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हैं, यानी एनर्जी हर ऑर्बिट की, अगर यहाँ पर कोई दूसरा ऑर्बिट आ जाए, यहाँ पर कोई तीसरा ऑर्बिट आ जाए, यहाँ पर कोई चौथा ऑर्बिट आ जाए, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ मर्जी स्टे करेगा। इलेक्ट्रॉन को स्टे करने के लिए उन एनर्जी लेवल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ दरमियान में नहीं रुक सकता, यहाँ दरमियान में नहीं रुक सकता, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस नहीं है तो हम ये कहते हैं कि ये परमिसिबल स्टेट्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से उठेगा तो उसे यहाँ जाना है, अगर वो यहाँ से उठेगा तो उसे यहाँ जाना है, अगर वो यहाँ से उठेगा तो उसे यहाँ जाना है, दरमियान में वो स्टे नहीं कर सकता। तो ये जो दो वैल्यूज है ना, आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर आर वन और ई एन इज इक्वल टू नेगेटिव ई नॉट ओवर एन स्केयर, ये दोनों बातें याद रखनी है। अब ये जो एनर्जी वाली बात है ना, इसके अंदर ये जो नेगेटिव साइन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है 1 2 3 4 सो ऑन, वैसे वैसे नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ई एन की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि ई नॉट ओवर 4 या ई नॉट ओवर 9 या ई नॉट ओवर 16 अपेरेंटली तो ये कम हो रहे हैं ना, लेकिन नेगेटिव साइन ये बता रहे हैं कि ये कम नहीं हो रहे, ये तो ज़्यादा हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और जब ये इंक्रीज हो रहे हैं तो ये बात बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। वसीम पूछते हैं कि सर व्हाट इज डिसिपेशन? कंजम्पशन, कंज्यूम हो जाना उसका, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं अगली बात करता हूं तो हमारे पास जो यहां पर जो सेकंड बात आती है वो ये आती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कब किस ऑर्बिट में होगा, इसको कैसे बताएं। तो इसको हमने जोड़ दिया एंगुलर मोमेंटम से। हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। n क्या चीज है? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो एनर्जी स्टेट को बताता है। अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डेवलप हो सकता है। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मुझे बताएं फोर्थ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज। अब मुमकिन है किसी बच्चे को लगे कि यार एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, इसमें तो मैथ्स चाहिए होगा, रेडियस निकालूं, फला करूं, निम्ता करूं। नहीं, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मेरी बात याद रखनी है। और मेरी बात यह है कि मैंने ये बताया एन एच ओवर 2 पाई। एच किसके बराबर होता है? 6.63 10 रेज पर माइनस 34 जॉल सेकेंड। लेकिन आपको एच की वैल्यू भी नहीं याद रखनी, आपको इसकी कंबाइन वैल्यू याद रखनी है। एच ओवर 2 पाई बराबर होता है 1.05 10 रेज पर माइनस 34 जॉल सेकेंड, ये याद रखना है। और गिवन क्या है? फोर्थ ऑर्बिट, एन की वैल्यू किसके बराबर है? 4 के। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो गया? 4 इंटू 1.05 10 रेज पर माइनस 34। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा, यानी 0, और 4 को आगे वो पूरा 20 उसी तरीके से आ जाएगा 0.4 10 रेज पर माइनस 34 जॉल सेकेंड। तो ये बात याद रखनी है आपको कि जो भी ऑर्बिट नंबर है उसको सिंपल इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, और जब आप सिंपल इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाता है, आपके पास डायरेक्ट ये वैल्यू बन रही होती है। अब मैं ये कहता हूं कि जब मैं इस सारी बात को चला रहा हूं, जब मैं सारी डिस्कशन को कर रहा हूं, तो फिर मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता स्पेक्ट्रम की तरफ आना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट ये कहता है एमिशन स्पेक्ट्रम का क्या किस्सा है। देखिए,
बोर्स ने ये सजेस्ट किया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, यहां पर है, मैं इसको कहता हूं कि दिस इज एन, और वो इस ऑर्बिट में आता है विच इज से पी एनर्जी स्टेट में कहता हूं, तो जब वो यहां से यहां पर आएगा तो वो कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा। ये जो एनर्जी होगी, ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा, ये बराबर होगा, ये जो फोटोन वहां से एमिट हो रहा है, ये जो एनर्जी वहां से निकल रही है, ये एनर्जी किसके बराबर होगी, इसके बारे में वो ये कहता है कि ये एनर्जी बराबर होगी ई एन माइनस ई पी। अब अगर आप ये देखें कि ये जो आपने पढ़ा था फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के मुताबिक तो हम लिखेंगे कि ई एन किसके बराबर होगा, ई एन बराबर होगा ई नॉट ओवर एन स्केयर के। ई पी किसके बराबर होगा, ई पी बराबर होगा नेगेटिव ई नॉट ओवर पी स्केयर के। और ये जो एनर्जी होती है ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है एच एफ के, और इसको मैं लिख सकता हूं एच सी ओवर लेमडा के। अब जब मैं ये कहता हूं, अच्छा यहां पे ना एक सवाल आया, पहले इसको देख लें कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट सेम है। बेटा एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है, ठीक है। आप एंगुलर मोमेंटम के यूनिट को देख लें और प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट को देख लें, ये सेम होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। जॉल सेकंड हमारा बिल्कुल ठीक कह रही है। जिशान अली कहते हैं नो इट्स नॉट सेम। यस बेटा जिशान अली, इट्स सेम, ये सेम यूनिट होता है, जॉल सेकंड होता है। ये इसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, ठीक। अच्छा अब वापस है, जब मैं ये सारी चीजें, जरा स्क्रीन पर नजर रखनी है, ये सारी चीजें जब मैं यहां पर शेयर करता हूं तो मैं लिखता हूं एच सी ओवर लेमडा इज इक्वल टू नेगेटिव ई नॉट ओवर एन स्केयर माइनस ये वाला नेगेटिव ई नॉट ओवर पी स्केयर। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इट कैन बी रिटन एज ई नॉट ओवर पी स्केयर माइनस ई नॉट ओवर एन स्केयर। और अगर मैं इस फॉर्मूले को मजीद बेहतर करूं तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, ई नॉट यहां से कॉमन हो गया, ठीक है, एच सी दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो गया, और 1 ओवर पी स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर। अब यहां से एक नई चीज इवॉल्व होगी। ये फॉर्मूला किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एमिशन स्पेक्ट्रम का। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से किसी लोअर लेवल पर आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी की वेवलेंथ कितनी होगी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी इस फॉर्मूले के अंदर कुछ और भी है। वो क्या है, आप इस फॉर्मूले को अगर दोबारा लिखें 1 ओवर लेमडा ई नॉट ओवर एच सी इंटू 1 ओवर पी स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर, तो इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ई नॉट ओवर एच सी, ये ई नॉट ओवर एच सी is generally known as RH, which is Rydberg's कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.0974 10 रेज पावर 7 पर मीटर। अब यहां से देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है। यहां पर ना आपके पास ढेरों एमसीक्यूज मौजूद है। यहां पर इस स्लाइड के ऊपर आपके पास, मेरे पास बताने को बड़ी 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 सारी ना अहम बात है, बहुत सारी अहम बात है। अहम बात क्या है, अहम बात यह है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है रेडबर्ग कांस्टेंट किसके बराबर होता है, आप बताओगे इसके बराबर होता है।
रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? आप बताओगे इसके बराबर होती है। आपसे पूछा जा सकता है रेडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? पर मीटर होती है। ठीक है, ये याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब एक टिप आपको मैं देता हूं, और वो टिप ये है कि जब भी रेडबर्ग कांस्टेंट को इस्तेमाल करो तो इतनी बड़ी वैल्यू को देख के घबराना नहीं है। आपने इसको आप लिख सकते हो 1.1 10⁻⁷ पर मीटर। और इसको मजीद बेहतर करो, आप इसको अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁻⁷ पर मीटर ही लिखो। आप सिंपल इसके साथ भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली वही आ रहा होगा। अप्रोक्सीमेटली, ये टिप है, अप्रोक्सीमेशन के लिए टिप है कि जब आपके पास 1.0974 था ना, तो आपने इसको राउंड ऑफ किया, 1.1 हो गया, आप उसको फर्दर राउंड ऑफ कर दो तो वो 1 रह जाएगा। अब आपको जब भी कैलकुलेशन करनी है ना, आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, मतलब आपको किस पे फोकस करना होगा? 10⁻⁷ को आपने फोकस करना होगा। और जब आप 10⁻⁷ को फोकस करोगे तो आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा, आप बहुत बहुत आसानी के साथ। अच्छा, मिस राजपूत पूछ रही है P = P एक जनरल नंबर है जिसको हम आगे जाके डिफाइन करेंगे, कोई भी क्वांटम स्टेट है, ठीक है, उसके लिए परेशान आपने नहीं होना। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। अब जब हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास जो असल एक्सप्रेशन आया, वो एक्सप्रेशन डेवलप हो गया 1/λ RH इंटू 1/p² माइनस 1/n²। और अगर आप सिचुएशन को देखें तो n आपके पास ये एक एक्साइटेड स्टेट थी, p आपके पास एक ग्राउंड स्टेट थी। इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। P किसको एक्सप्लेन कर रहा है? P एक्सप्लेन कर रहा है ग्राउंड स्टेट। N किसको एक्सप्लेन कर रहा है? N एक्सप्लेन कर रहा है एक्साइटेड स्टेट को। और यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि N इज ऑलवेज ग्रेटर देन P। एक्साइटेड स्टेट है ना, वो हमेशा ग्राउंड स्टेट से ज्यादा होगी। अब यहां पर हमारे पास आती है स्पेक्ट्रल सीरीज। N ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट है, क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहां से स्टार्ट होती है अब स्पेक्ट्रल सीरीज। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज को। जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज की, तो स्पेक्ट्रल सीरीज में सबसे पहले जो बात आती है हमारे पास, वो आती है लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट। और लाइमन सीरीज में P की वैल्यू बराबर होती है 1 के, और N की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यानी 1 से क्या से ज्यादा है तो मतलब 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, अप टू इंफिनिटी। और लाइमन सीरीज का जो फॉर्मूला बनता है आपके पास, वो बनता है 1/λ RH 1/1² माइनस 1/n²। अब हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो सारी डिस्कशन है, इस सारी डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है? पहली बात लाइमन सीरीज का फॉर्मूला, दूसरी बात लाइमन सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस हिस्से से ताल्लुक रखती है, लाइमन सीरीज की ग्राउंड स्टेट क्या है, और लाइमन सीरीज की एक्साइटेड स्टेट 2 से लेकर इंफिनिटी तक जाती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब जब हम अगली सीरीज की तरफ जाते हैं, तो जब मैं अगली सीरीज की बात करता हूं, तो मेरे पास जो अगली सीरीज आती है दैट इज बाल्मर सीरीज। अभी हम सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बाल्मर सीरीज में ग्राउंड स्टेट 2 होती है, तो एक्साइटेड स्टेट डेफिनेटली 2 से ऊपर होगी।
बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन से बिलोंग करती है और बाल्मर सीरीज का जो फॉर्मूला है दैट वुड बी RH1/2² माइनस 1/n²। फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम मजीद कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम फिलहाल कोई और डिस्कशन नहीं कर रहे। अनम फातिमा कह रही सर हम भी यहाँ हैं, तो बेटा आपको भी वेलकम, शाबाश। तीसरी बात हम करते हैं, इसको चेंज करते हैं कलर को जरा। तीसरी बात हम कहते हैं कि जब हमारे पास लाइमन आ गई, बाल्मर आ गई, बाल्मर के बाद आती है पास्चन। पास्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन से है, इसमें ग्राउंड स्टेट 3 होती है, एक्साइटेड स्टेट डेफिनेटली 3 से ग्रेटर है और 1/λ RH 1/3² माइनस 1/n²। फोर्थ ब्रैकेट है, अभी आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ फॉर्मूलों पर नजर रखें। ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड होती है, मैं भी सारी बात समझाता हूं कि इन सीरीज से क्या मुराद है। इसका फॉर्मूला बनता है 1/4² माइनस 1/n²। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें P की वैल्यू 4 और N की वैल्यू ग्रेटर देन 4। और फिर फिफ्थ और आखिरी स्टेज फंड सीरीज, समटाइम हम इसको फंड कहते हैं, बाद लोग इसको खाली फंड सीरीज कहते हैं। मोर इंपॉर्टेंट कि ये भी इंफ्रारेड है, समटाइम इसको फार इंफ्रारेड रीजन कहते हैं और 1/λ RH 1/5² माइनस 1/n² और P की वैल्यू 5 है और N की वैल्यू ग्रेटर देन 5। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो 3 सीरीज है, ये तीनों सीरीज आपके पास इंफ्रारेड है। सीरीज से क्या मुराद है, विजिबल रीजन से क्या मुराद है, आपकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट से क्या मुराद है, ये सारी बात हमें ध्यान से समझनी है। देखो आपके पास नेचुरली एक इलेक्ट्रॉन था, ये आपके पास मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हैं। फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट ये थी, अब ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये ग्राउंड स्टेट थी उसकी। इस इलेक्ट्रॉन को जब भी आप ऊपर भेजेंगे तो जब ये घूम फिर के वापस आएगा, ये डायरेक्ट वापस आए, ये स्टेप्स में वापस आए, ये जैसे भी वापस आए, इसने इसी स्टेट पर वापस आना है। जब ये इस स्टेट पर वापस आएगा ना, तो यहां पर जो रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी ना, वो जो रेडिएशंस होंगी वो रेडिएशंस बिलोंग्स टू विजिबल रीजन, वो विजिबल होंगी, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास विजिबल रीजन है, ये आपके पास बाल्मर सीरीज है। अच्छा, दूसरी तरफ हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन हो जिसकी ग्राउंड स्टेट जो है वो 1 हो। अब ये किसी एक्साइटेड लेवल पर गया, से यहां तक गया, अब ये यहां से वापस आ रहा है। अब जब ये वापस आएगा तो ये भी रेडिएशन एमिट करेगा। ये जो रेडिएशंस एमिट करेगा, ये रेडिएशंस बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज। और ये लाइमन सीरीज कौन सी है? वो है अल्ट्रावायलेट। ठीक, हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन इस लेवल से ऊपर जाए और यहां से वापस आए। अब जब ये यहां से वापस आएगा तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा
ये जो एनर्जी होगी ये एनर्जी IR रीजन से होगी और इस सीरीज का नाम होगा पीफंड सीरीज। ये बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ कि जनाब आपके पास जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट पर जाता है, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे की तरफ आ रहा होता है तो वो अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट यानी वो जहां से नेचुरली ताल्लुक रखता है वहां पर वापस आता है। अब अगर वो ग्राउंड स्टेट 1 है तो वो लाइमन सीरीज होगी और रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट होगी। अगर वो बाल्मर सीरीज हुई तो रेडिएशंस विजिबल होंगी। अगर वो ब्रैकेट है, पास्टन है, ब्रैकेट है या पीफंड है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो रेडिएशंस जो है वो अकॉर्डिंगली आप देखते जाओगे कि वो आपके पास इंफ्रारेड होंगी और वो फार इंफ्रारेड होंगी और इस तरह की रेडिएशंस आपके पास आ रही होंगी। अब मैं जरा एक कंपैरिजन आपको बताने लगा हूं और ये जो स्लाइड अब यहां पर बनेगी दिस वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड कैसे, इस बात को जरा आपने ध्यान से समझना है। देखो अगर आपके पास, ये मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं इसका टेबल बनाता और आपको समझा देता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ऐसे नहीं बल्कि आपको मैं समझाऊं और हम पॉइंट टू पॉइंट आगे चलें। देखो आपके पास n की वैल्यू 1 होती है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। आपके पास इनफैक्ट मैं इसको अगर P लिखूं, P से क्या मुराद है? P से मुराद है ग्राउंड स्टेट। तो जो आपके पास सीरीज होगी ना, वो यहां पर लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पीफंड होगी। ठीक है, उसके बाद जब आप इसकी एक्साइटेड स्टेट को देखोगे, तो एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यहां पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, यहां पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, यहां पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी और यहां पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब भी ट्रांजिशन होगी तो आपके पास दो तरह की बातें पूछी जाती हैं आपसे दो तरह की बातें पूछी जाती हैं। पहली बात ये पूछी जाती है कि मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ इनके लिए n की वैल्यू क्या होगी। तो इन सब केसेस में n की वैल्यू इंफिनिटी, 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 इंफिनिटी और इंफिनिटी होगी। ध्यान से सुनो, यहां पे ना एक बात ध्यान से सुनो, ये समझना बड़ा जरूरी है कि आपके पास ये एक ग्राउंड स्टेट थी, मुख्तलिफ स्टेट्स थी, एक्साइटेड स्टेट्स, ये सारी। इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, ऊपर से वो वापस नीचे आता है तो कभी सिंगल स्टेप में भी आ सकता है, कभी वो स्टेप वाइज भी आ सकता है और ये स्टेप कैसे उसने तोड़े ये उसकी मर्जी है। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कहते। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा होता है वो एनर्जी रिलीज करता है। ये जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा होता है, ये रिलीज्ड एनर्जी जो है
वो हम ये कहते हैं कि जनाब मिनिमम वेवलेंथ हो सकती है इसकी, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, मुख्तलिफ होती है। लेकिन जब इसकी हम कहते हैं ना, आपके पास देखो ये जो फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर हो रहा है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी, या मिनिमम एनर्जी कब हो, मिनिमम वेवलेंथ कब होगी, ये तब होगी जब n की वैल्यूज इन्फिनिटी होगी। यानी इलेक्ट्रॉन जब मैक्सिमम फासले से वापस आ रहा है तो रिलीज्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। बहुत थोड़ी सी वेवलेंथ होगी उसकी, बहुत थोड़ी सी वेवलेंथ होगी। ठीक, दूसरी तरफ हम बात करते हैं इसी के दूसरे कॉन्सेप्ट की, और वो ये कि हमसे अगर कोई पूछे कि मिनिमम एनर्जी कब होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी और मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, ये अगर हमें बताना पड़ जाए, अब हम क्या करेंगे? तो याद रखना, बड़ा सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, इसका जनरल फॉर्मूला है n, ये तो आपने एक बात लिखी ना फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला बनता है n इज इक्वल टू, मतलब p प्लस 1, n इज इक्वल टू p प्लस 1। यानी लाइमन सीरीज के लिए क्या बन जाएगा, लाइमन सीरीज के लिए n की वैल्यू बन जाएगी 2, बाल्मर सीरीज के लिए n की वैल्यू बन जाएगी 3, पास्चन के लिए n की वैल्यू बन जाएगी 4, ब्रैकेट के लिए n की वैल्यू बन जाएगी 5, और पिफन के लिए n की वैल्यू बन जाएगी 6। अब ये सारा, ये जो अब आपके पास एक टेबल आ गया है ना, इस टेबल के अंदर एमडी कैट में एटॉमिक स्पेक्ट्रा की जांच है। अब मैं बाकी सारी बात रोक रहा हूं, इस सारी बात को दोबारा समझाने लगा हूं। इस सारी बात को ना आपने जल्दी से समझना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, ये देखो जरा, बात यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी जो रिलीज वो कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। हमने उसकी कैलकुलेशंस की, उस कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास एक जनरल फार्मूला डेवलप हुआ, और उस जनरल फार्मूले को हमने इस तरीके से लिख दिया कि ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। दिस इज जनरल रिलेशन फॉर इमिटेड स्पेक्ट्रम। वो जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट हो रहे हैं, उन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात कर रहे हैं, आगे चल रहे, तो हमें समझ आया कि जनाब ये एक जनरल फार्मूला बन गया। इस जनरल फार्मूले में हमें कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम की 5 सीरीज बनती है। कौन सी? लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन। लाइमन सीरीज में क्या होता है? लाइमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट होती है 1, और 1 से ऊपर सारी एक्साइटेड स्टेट है, और लाइमन सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट। बाल्मर में हम ये कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट होती है 2, बाकी सारी एक्साइटेड स्टेट हो गई ऊपर वाली, और हम इसको कहते हैं कि ये विजिबल रीजन में। इसके नीचे पास्चन, ब्रैकेट और पीफन, ये सब के सब आते हैं इंफ्रारेड रीजन में, और इस इंफ्रारेड रीजन में हम ये कहते हैं कि जनाब आपके पास ये इंफ्रारेड रीजन P की वैल्यू 3 होगी, पास्चन के लिए 4 होगी, ब्रैकेट के लिए 5 होगी, पिफन के लिए, और इनसे ऊपर वाली होंगी एक्साइटेड स्टेट, और इंफ्रारेड रीजन बन जाएगा। अब यहां से जब हम आगे बात लेके जाते हैं तो हमारे पास ये एक टेबल आता है। इस टेबल में मजीद एक चीज हम ऐड कर देते हैं, और वो जो मजीद एक चीज हम ऐड करते हैं वो ये कि हम कहते हैं कि लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट है, बाल्मर सीरीज विजिबल है, पास्चन सीरीज इंफ्रारेड है, ब्रैकेट सीरीज आपके पास इंफ्रारेड है, और पिफन सीरीज भी इंफ्रारेड है।
अब ये एक कंप्लीट डिस्कशन है स्पेक्ट्रल सीरीज की। अब आपसे कोई पूछे कि जनाब बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे इन्फिनिटी। आपसे कोई पूछता है अच्छा प्रीफर्ड सीरीज में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको कब मिलेगी, जब हम कहेंगे जब एन इन्फिनिटी है। और आपसे कोई पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि लाइमन सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, तो आपने कहना है जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी है। और अगर वो यही सवाल रिवर्स कर देता है और कहता है बताओ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी ब्रैकेट सीरीज में, तो मैं कहूंगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मेरे दिमाग में फौरी तौर पर ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि यार n इज इक्वल टू पी प्लस वन, यानी नेक्स्ट स्टेट, जस्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये p प्लस वन से क्या मुराद है, p प्लस वन से मुराद है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और जैसे ही आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर आओगे, इसका मतलब ये हो गया कि जनाब ये जो डिस्कशन चल रही है, ये जो सारी बातें चल रही है, इन सारी डिस्कशंस में, इन सारी बातों में हमें इनको याद रखना है। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि देखें आपके पास ना मिनिमम वेवलेंथ की ये जो डिस्कशन है ना, इसको समझना बड़ा जरूरी है। मिनिमम वेवलेंथ की डिस्कशन को समझना इसलिए जरूरी है कि मैं ये कहता हूं एक सिचुएशन है लाइमन सीरीज की, 1 ओवर लैम्डा आर एच 1 ओवर पी स्केयर, आप उसको 1 लिखोगे, माइनस 1 ओवर एन स्केयर। एन इज इंफिनिटी फॉर मिनिमम वेवलेंथ, ऐसे ही है ना, एन इज इंफिनिटी फॉर मिनिमम वेवलेंथ। अब हम ये कहते हैं कि अगर, शाबाश वेरी गुड, अब हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो मिनिमम वेवलेंथ है, इसकी इस वैल्यू को मैं यहां पे अगर पुट करूंगा तो 1 ओवर लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओवर लैम्डा बराबर होगा आर एच 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर इंफिनिटी, और 1 ओवर इंफिनिटी 0 होता है, तो ये बन गया 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच। ठीक है, अब मैं इस बात को अगर लिखूं तो लैम्डा किसके बराबर हो गया, लैम्डा बराबर हो गया 1 ओवर आर एच के। अगर मैं यहां पर इसके बजाय एक जनरल एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर दूं और आपको जनरली बता दूं कि इन जनरल क्या चल रहा है, इन जनरल ये चल रहा था 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर पी स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर था। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या हो रहा है, एन इंफिनिटी हो गया, 1 ओवर इंफिनिटी 0 हो गया, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि 1 ओवर लैम्डा सिंपली आर एच ओवर पी स्केयर के बराबर हो गया, और लैम्डा किसके बराबर हो गया, पी स्केयर ओवर आर एच के। अब यहां पर आप लिख सकते हो इस फॉर्मूले में, जैसे जैसे P की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू 2 है, 1 है लाइमन के लिए, 2 है बाल्मर के लिए, P इज इक्वल टू 3 फॉर पास्चन, P इज इक्वल टू 4 फॉर ब्रैकेट, और P इज इक्वल टू 5 फॉर पिफन। अब इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम बड़ी आसानी से यह समझ सकते हैं कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें और इस फॉर्मूले की मदद से आप मिनिमम वेवलेंथ को कैलकुलेट करें, बजाय इसके कि आप सारी वैल्यूज याद करें, आप कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ें। ये आपके पास डायरेक्ट टिप मौजूद है कि सिंपल आपने रेडबर्ग कांस्टेंट पे डिवाइड करना है ग्राउंड स्टेट के स्केयर को, पी स्केयर ओवर आर एच, डायरेक्ट आंसर, कोई कैलकुलेशंस नहीं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई और डिस्कशन इसके अंदर
है ही नहीं। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जनाब ये सारी बात जो है, इस सारी बात को हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो हम ये कहते हैं कि आपने किसी भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए, मिनिमम वेवलेंथ के लिए पी की एन की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, उसमें 1/इन्फिनिटी 0 हो गया। सिंपल कैलकुलेशंस के बाद डायरेक्ट एक्सप्रेशन जो आया वो आपके काम का है, उसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये बात आपको नहीं भूलनी। मैं जरा पीछे करता हूं इधर, ये जो आपके पास स्लाइड है, मैं अगेन कह रहा हूं यार, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो और डन लिखो कि जनाब डन, और फिर मैं कहूं कि वेरी गुड, डन हो गया तो भाई डन। अब ये जो है, ये अगर सब ठीक है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास स्क्रीन है ना इस टाइम, ये स्क्रीन इस टॉपिक की रूह है असल में। अगर आप इसको समझ गए, इसको आपने याद करने में कामयाब हो गए, तो फिर इसका मतलब ये है कि सब बेस्ट हो गया। अच्छा, अब यहां पर जब हम आगे करते हैं, जब हम आगे की बात कर रहे होते हैं और हम आगे 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 के बजाय हम ये देखते हैं कि यार स्पेक्ट्रम हो गया, स्पेक्ट्रल सीरीज हो गई, बोर्स मॉडल से हमें समझ आ गई कुछ बात, एप्लीकेशन कहाँ पर है? इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, और वो एप्लीकेशन है इसकी एक्सरेज। हमें एक्सरेज को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, हमें एक्सरेज को बहुत ज़्यादा डीप नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्सरेज हैं क्या। एक्सरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सरेज स्पेसिफिक होती हैं किसी भी स्पेसिफिक एटम के लिए। ठीक, अब हम कहते हैं कि एक्सरेज आती कैसे हैं, तो हम कहते हैं कि इनर शेल ट्रांजिशंस की मदद से। एक्सरेज आती कैसे हैं? इनर शेल ट्रांजिशंस इन हैवी एटम्स, और हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस था, ये के शेल, एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन। अब हम करते क्या हैं, हम टारगेट करते हैं ये जो के एल एम, के शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है, हम इसको हिट करते हैं और इसको हिट करके यहाँ से इसको निकाल देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल जाता है। अब ये निकल जाता है, यहाँ पे बन जाता है एक होल, और इस होल को फुलफिल करने के लिए हम देखते हैं कि सम टाइम के शेल से कोई नीचे आता है और सम टाइम एम शेल से कोई नीचे आता है। अब डिपेंड करता है कि अगर एल शेल से के शेल में कोई आ रहा है तो इस एक्सरे को नाम दिया जाता है के अल्फा का, और अगर कोई के अल्फा की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है ई एल माइनस ई के। ठीक है, और अगर मैं इसको के अल्फा लिख देता हूँ, और अगर दूसरी सिचुएशन बनती है और कोई एम शेल से के शेल में आ रहा है, तो मैं इसको कहता हूँ कि दिस इज के बीटा, और मैं ये कहता हूँ कि जनाब इसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, के बीटा की एनर्जी बराबर होगी ई एम माइनस ई के। अब अपेरेंटली इट इज वेरी मच क्लियर कि आपके पास जो के बीटा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू के अल्फा, लेकिन चूंकि इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसकी इंटेंसिटी हायर है देन के बीटा। दोबारा सुन लो कि अगर आपसे कोई पूछता है कि के बीटा और के अल्फा किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये ऐसे है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटेंसिटी ऑफ के बीटा और इंटेंसिटी ऑफ के अल्फा, तो ये ऐसे है, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि आपके पास के अल्फा के ज्यादा फोटॉन्स इमिट हो रहे होते हैं, ज्यादा फोटॉन्स निकल रहे होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन एनर्जी के बीटा की ही ज्यादा होती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई और फर्क नहीं है। हमारा ने पूछा है कि जनाब हैवी एटम्स ही क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं और वहां पे ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, ये सारी बात है, ये सारी डिस्कशन थी।
जो हमें यहाँ पर करना है। सनिया कह रही है कि सर फिजिक्स को न्यूमेरिकल कैसे करें। वो ऐसे करें जैसे मैं आपको समझाऊं, ठीक है। इसलिए आपने लेक्चर्स सुनते रहना, पढ़ते रहना, और फिर आगे आपका काम आसान हो जाएगा। अब जब ये सारी बात हम करते हैं तो फिर अब हम आते हैं ज़रा आगे की तरफ, और हम आते हैं कुछ अपने इस सारी इंफॉर्मेशन को जो हमने पढ़ी उसको अप्लाई करने के लिए। और इन न्यूमेरिकल्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिसके अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूमेरिकल्स की तरफ हम आते हैं। पहला न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा दिलचस्प है, और आपने ज़रा अलर्ट रहना है। और अब आपने न्यूमेरिकल्स जो है, इन न्यूमेरिकल्स में आपने ना मुझे साथ साथ आंसर देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन गिव्स हाईएस्ट एनर्जी फोटोन। एनर्जी फोटोन कब निकलता है? ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 2 और एक्साइटेड स्टेट 3। ट्रांजिशंस हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। सबसे बड़ी फोटोन कब इमिट होगी? जब 4 से 2 पर आए, जब 3 से 1 पर आए, जब 5 से 3 पर आए, या सबकी सेम होगी? जल्दी से बताएं। अब मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, अब मैं नहीं बता रहा, अब आप मुझे बता रहे हैं कि कब होगी सबसे ज्यादा एनर्जी स्टेट। ए बी सी डी लिखे और मुझे आंसर दे। ए कहते हैं जी बीटा, आगे वाले क्या कहते हैं? बीटा बीटा, डी वाला भी आया, वेरी गुड, डी, बीटा बीटा, सी डी डी डी। अच्छा, अब सुने ध्यान से, इसकी ग्राउंड स्टेट ये है ना, ये सीरीज कौन सी बन रही होगी? बाल्मर। इसकी ग्राउंड स्टेट क्या है? 1, तो ये कौन सी बन रही होगी? लाइमन। इसकी ग्राउंड स्टेट क्या है? इसकी ग्राउंड स्टेट है 3, तो ये कौन सी बन रही होगी? पास्टियन। अब आप जो मर्जी कह लें, जो मर्जी कह लें, एनर्जी ऑफ लाइमन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बाल्मर, एंड विच इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ पास्चर। क्यों? क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट है, ये विजिबल है, ये इंफ्रारेड है, और अल्ट्रावायलेट की एनर्जीज जो है वो हमेशा अल्ट्रावायलेट की ज्यादा होगी। जो मर्जी कर ले, अगर अल्ट्रावायलेट है तो अल्ट्रावायलेट की कम से कम एनर्जी भी विजिबल की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी से ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया कि हम कहेंगे कि इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी जब ट्रांजिशन हो रही होगी 1 से 3 की तरफ। बात समझ आई? गुड, शाबाश, ठीक। अब आए अगली बात पर। पास पेपर का क्वेश्चन है, ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन? जल्दी से, ये तो बड़ा आसान सा है। अल्ट्रावायलेट में कौन है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है? मैक्सिमम एनर्जी, यहां पे मैं याद रखने के लिए आपको बता दूं कि फॉर्मूला कैसे बनता है। गैमा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, फिर आता है आपके पास इंफ्रारेड, फिर आते हैं आपके पास रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, और ये सारी चीज़ें हम उसको माइक्रोवेव्स लिखते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स वगैरह यहाँ पर आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। ये ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही होती है, और वेवलेंथ इंक्रीज कर रही होती है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा था। अब इसमें से कौन अल्ट्रावायलेट में है? तो हम कहते हैं लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट है जी। लाइमन सीरीज यहाँ पर अल्ट्रावायलेट थी। शाबाश। कौन कौन कह रहा है? अच्छा, नाम तो आज लिए नहीं मैंने, इतने सारे डॉक्टर्स आज मेरे साथ हैं। मिस राजपूत, जिशान अली, इट्स मी, राबिया, अमारा, एहसन, डॉक्टर गुड़िया, शाबाश डॉक्टर साहिबा, इजाज, अशफाक, सैयदा जवेदिया, एहसन, जट साहब छा गए आप, और तलहा, हफ्सा, नतीशा मेमन क्या कहती है? सर वाई गैमा इज नॉट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बट एक्सरेज आर। याद रखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है निताशा का। ये जो सवाल है ना, इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात है कि एक्सरेज न्यूक्लियर से रिलेटेड है,
और गैमा रेज और एक्स रेज इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन से रिलेटेड है। जब रेडिएशन सम टाइम एक्सरेज के कुछ हिस्सा गैमा रेज के किसी मिनिमम हिस्से के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, लेकिन हम उस रेडिएशन को जो न्यूक्लियस से बाहर आ रही होगी वो गैमा रेज होगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से होगी उसको हम एक्स रेज कहते हैं। ये एग्जैक्टली वही डिफरेंस है जो बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का है। बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से रिलेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आउटर न्यूक्लियस जो पोर्शन है उससे रिलेट करते हैं। गैमा रेज न्यूक्लियस से रिलेट करती हैं और एक्स रेज आउटर न्यूक्लियस जो ट्रांजिशंस हैं उनके साथ रिलेट करते हैं। ठीक है निताशा, समझ आ गई तो ओके बोल दे जरा जल्दी से जल्दी से। एक और पास्ट पेपर का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ये सवाल भी पास्ट पेपर्स में मौजूद है। अच्छा, लेकिन इस सवाल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने खाली पहली ऑप्शन को नहीं देखना, इसके अंदर दो हिस्से हैं, जिसमें दोनों मौजूद है ना उसको मार्क करना है। लाइमन और बाल्मर ये तो स्ट्रेट अवे नहीं है। बाल्मर और पास्चन, देखिए बाल्मर नहीं है, पास्चन था, लेकिन दोनों नहीं है इसलिए क्रॉस। पास्चन और ब्रैकेट एंड पिफन। अच्छा, इसके अंदर ये तब भी एरर था, तो हम अब भी इसको ऐसे ही हमने प्रिंट किया। ये दोनों बातें ठीक थी, ये दोनों बातें ठीक थी, ये दोनों बोथ्स आर करेक्ट। इसके अंदर पास्चन और ब्रैकेट एंड पिफन ये दोनों ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम इसमें कोई हमसे कहे कि आप प्रेफर करें किसी एक को, तो हम इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि पिफन जो है ना इसको हम कहते हैं कि ये फार इंफ्रारेड है। ठीक है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे सी को। किस वजह से? क्योंकि ये प्योर इंफ्रारेड रीजन है, इसमें कोई मसला नहीं है। जो लोग लिख रहे हैं सी डी वो ठीक लिख रहे हैं, उसमें कतन किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं है। Which photon carries the most energy? ब्लू, वायलेट, रेड या ग्रीन? अच्छा, इसके अंदर बहुत सिंपल है कि आप जब विजिबल रीजन को देखते हो तो विजिबल रीजन में क्या आ रहा है आपके पास? विजिबल रीजन में वायलेट, इंडिगो, ब्लू ऐसे चलता है ना, और उसके बाद आपके पास ग्रीन आ जाता है, और आपके पास येलो आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है और रेड आ जाता है। तो फिर सबसे ऊपर कौन है? ये है। जब सबसे ऊपर ये है तो फिर सबसे बेस्ट भी यही है, वायलेट। शाबाश, अ लिटिल हैप्पीनेस ने अ ग्रेट हैप्पीनेस प्रोवाइड की मुझे, लिटिल हैप्पीनेस के लिए शाबाश। और बाकी सब लोग भी वायलेट 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 वायलेट। जैफा भी वायलेट कह रहे हैं, जवेरिया भी वायलेट कह रही हैं। अनम फातिमा को अब समझ आना शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने ऑप्शन ही मार्क कर दिए, ये बड़ी अजीब बात की है आपने। ठीक है, तो अगला सवाल ये है हमारे पास एक न्यूमेरिकल, पीएमसी का न्यूमेरिकल था ये, और इस न्यूमेरिकल को ज़रा ध्यान से देखना है। हम आमतौर पे जैसे ही मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं ना, हम एकदम परेशान हो जाते हैं, वो ये एक ही हो गया। परेशान नहीं हो, पुरसुकून रहना है। वो कहते हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद दिस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 3 × 10⁻14। उसने हर्ट्ज, उसने पूछा क्या है? वेवलेंथ पूछिए। अब कंफ्यूजन क्या? कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों का कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें ये बात हम बता सकते हैं। क्या कोई इंफॉर्मेशन कम तो नहीं है? नहीं, कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? उसकी वजह यह है कि बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ना एक चीज बड़ी तय है, चाहे आप बात करें गैमा रेज की, एक्स रेज की, अल्ट्रावायलेट की, विजिबल की, इंफ्रारेड की या रेडियो वेव्स की, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स की, इन सब की एनर्जी डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। ये मैं ऊपर से नीचे आते हुए बात कर रहा हूं। वेवलेंथ इंक्रीज होती है और स्पीड सेम रहती है। कोई आपसे पूछता है कि बताओ इंफ्रारेड ज्यादा तेजी के साथ चलती है या गैमा रेज? आप कहते नहीं, तेजी के साथ चलने वाला कोई चक्कर नहीं है, सब बराबर, इन सब की स्पीड सेम होती है। तो जब इन सब की स्पीड सेम होती है तो फिर उसे स्पीड देने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल कहते हैं लैम्डा इज इक्वल टू C/F, और अगर दिस इज द फॉर्मूला तो C की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸
एफ की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻14, कैंसिलेशन सिंपल 10⁻⁻6, तो 1 माइक्रोमीटर बेस्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज बेस्ट ऑप्शन। ये जो फॉर्मूला लिखा है एस एन जेड साहब, सी इज इक्वल टू वी लेमडा, ये वी लेमडा कहाँ से आ गया? आप मेरे ख्याल है वो म्यू लिखना चाह रहे हैं, आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, हाँ ये ठीक है, लेकिन अगर वी से मुराद आपकी स्पीड है तो बड़ी अजीब बात है। हाँ अब ठीक लिखा हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड, मेरी नज़र है आप पे जट साहब, फुल नज़र है मेरी आप पर। स्पेक्ट्रल लाइंस इज लाइक a dash of absorbed or emission energy in spectrum, charged pattern, फिंगरप्रिंट पैटर्न, डिस्चार्ज पैटर्न, या नन ऑफ दीज। आप में से वो सारे लोग जिन्होंने इस लेक्चर को ध्यान से सुना और उन्होंने इस लेक्चर के स्टार्ट पर मौजूद थे, उन्हें पता है कि दीज आर फिंगरप्रिंट्स, दीज आर फिंगरप्रिंट्स ऑफ एन एटम। एटम की शनाख्त, आपकी शनाख्त करनी हो, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट्स इस कायनात में मौजूद किसी और बंदे के फिंगरप्रिंट्स जैसे नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो किसी और एटम के स्पेक्ट्रम जैसा, किसी और एलिमेंट के स्पेक्ट्रम, एटम के स्पेक्ट्रम जैसा नहीं है। तो दिस इज बेसिकली फिंगरप्रिंट पैटर्न। तो ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है। वेरी गुड, शाबाश। एजुकेशन एकेडमी ने क्या जबरदस्त बीटा लिखा है, एजुकेशन एकेडमी के लिए तालियां, शाबाश जी। और फिर हमारे पास एक सवाल, सन स्पेक्ट्रा आल्सो हैज डार्क लाइंस इन पैटर्न विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू एब्जॉर्प्शन। सन का स्पेक्ट्रम जब देखते हैं तो उसके अंदर कुछ डार्क लाइंस भी आती हैं, वो क्यों? क्योंकि आने वाली सारी रेडिएशन हम तक नहीं पहुंचती, कुछ हिस्सा इसका एब्जॉर्ब हो जाता है दरमियान में मौजूद, एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल्स की वजह से, तो हम कहते हैं कि दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन। और द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट वेरीज विद एटॉमिक नंबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। इसको मैंने रखा हुआ था कि जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हम इसको लिखेंगे कि डायरेक्टली जेड के साथ रिलेट करता है ये एटॉमिक। देखिए आपने जो पढ़ा है ना, ये जिसको आप कह रहे हो ना रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एच सी, और आपने कह दिया 1.0974 10⁻⁷ पर मीटर, ये तो आपने हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ा ना। तो अगर किसी और एटम के लिए पढ़ेंगे, किसी और एलिमेंट के लिए पढ़ेंगे तो फर्क आएगा ना। तो जब फर्क आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि अब चीज़ें बदल गई। अब जब जैसे ही चीज़ें बदली, इसका मतलब ये हो गया कि अब रेडबर्ग कांस्टेंट भी बदलेगा, क्योंकि वहाँ पे एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। जब एनर्जी चेंज होगी तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि फ़र्क आएगा। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? डी। डी इसके अंदर डायरेक्टली रिलेट करता है, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। And when white light is passed through the cool gases, the spectra we observed is called. White light पास कर रही है गैसेस के अंदर से, हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा आएगा, लाइन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम आएगा या एमिशन लाइट स्पेक्ट्रम आएगा। अब इस बात को ध्यान से सुने, कूल गैसेस है, टेम्परेचर कम है, जब वाइट लाइट जाएगी तो वो जो वाइट लाइट है वो उसके अंदर, वाइट लाइट के अंदर एनर्जी है, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही होगी, वो जो एब्जॉर्प्शन हमारे पास आ रही होगी दैट वुड बी एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा। यहाँ पे ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन है। ये टॉपिक से ज़रा हटकर एक एमसीक्यू था, जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी, इस एमसीक्यू को शामिल, क्योंकि पास पेपर में एक दफ़ा आया था ये, मैंने जस्ट इसलिए आपको इसके साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया कि एक दफ़ा ऐसा आया था, अब ऐसे सवाल नहीं आते, परेशान नहीं होना। एक दफ़ा आया था, ड्रोना सा सवाल था, मैं आपके साथ भी शेयर कर दें। और हमारे पास ये आज का आखिरी सवाल है जी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एसोसिएटेड विद 500 नैनोमीटर। अब फ्रीक्वेंसी बतानी है, अगेन फोटोन है तो स्पीड वही सी 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? सी ओवर लेमडा के। सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 500 नैनोमीटर। सॉल्व कर लें, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁷ लिख दो इसको, 500 को कम कर दिया ना, उधर 9 को कम कर दिया। अच्छा इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं 30 डिवाइडेड बाय 5, 10⁻⁷ कर दिया, और ये भी 10⁻⁷। अब 30/5 ये तो सिंपल हो गया 6, और ये हो गया 14, तो ये बन गया मेरे पास ऑप्शन बी। यानी अब यहाँ पर बी ऑप्शन बेस्ट होगी। जहांगीर साहब कह रहे हैं आई एम जेट, वेरी गुड यार, आप भी अगर जेट हैं
सवाल सॉल्व करके बताएं जट साहब, फिर मज़ा आएगा। ठीक है, तो बी बेस्ट ऑप्शन थी, और अगर बी बेस्ट ऑप्शन थी तो फिर इसका मतलब ये है, और आपके पास भी बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैलकुलेशंस, आपकी स्ट्रेंथ बहुत बेहतर है। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर। इस सारे लेक्चर को आपने बड़ी डिटेल से ध्यान से सुना, दोबारा सुनिएगा, दोबारा सुने। जब दोबारा सुने और फिर इसमें किसी जगह पे कोई इशू आए तो आपने घबराना नहीं। आपने क्या करना है, आपने फौरी तौर पर फेसबुक पे जाना है और आपने वहां पे मंसूर फारूकी को ढूंढना है। मंसूर फारूकी कौन है? मैं। ठीक है, नहीं तो आपने इंस्टा पे जाना है और मंसूर_फारूकी। जब आप यहां पे पहुंचेंगे और आपको कोई मसला था तो आपने मुझे मैसेज करना है। मैसेज जब आप करेंगे, जैसे ही मैं आपका मैसेज सुनूंगा मैं आपको उसका जवाब दूंगा, और जब मैं आपको उसका जवाब दूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने इसके बाद इस लेक्चर को दोबारा सुनना है, ध्यान से डिटेल से सुनना है, क्योंकि आप स्टार्ट में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, नमाज पढ़ने जा रहे थे, आ रहे थे, ये सारा काम था। अब आपने सारे लेक्चर को दोबारा सुनना है। जब आप सारे लेक्चर को दोबारा सुनेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने होंगे, फॉर्मूले आ रहे होंगे, उन्हें नोट करें, स्क्रीनशॉट्स को सॉल्व करें, नोट्स बनाएं, और जहां पे कोई प्रॉब्लम आए उसको लाइन इंसर्कल करें, अंडरलाइन करें, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। आपका ये टॉपिक हो जाएगा तैयार, और इस टॉपिक के तैयार होने के बाद जब आप इसका टेस्ट देंगे तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका स्कोर प्रिडिक्टर चला जाएगा 180 प्लस पे, और जब वो 180 प्लस पे चला जाएगा तो आपको मिलेगा स्कॉलरशिप, और आपकी एमडी कैट की तैयारी हो जाएगी बिल्कुल फ्री बाय नियर पियर, और ऐसा बहुत कम होता है। तो अब हम मिलेंगे टेस्ट की डिस्कशन में। मैं ये चाहता हूँ कि जब आप टेस्ट दें तो मैं डिस्कस ना करूँ, आप मुझे बताएं कि सर इसका ए था, इसका डी था, इसका बी था, इसका सी था, मिनट 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 में हम सॉल्व करते जाए, कोई डिले ना हो, कोई इश्यू ना हो। और ये तब होगा जब आप लेक्चर ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद उसको रिवाइज करते हैं, उसको टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, और फिर हम एक पैक बना लेते हैं जिस पैक के अंदर हमारे पास बहुत 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 अच्छी तैयारी हो चुकी होती है। तो अब मिलेंगे हम टेस्ट डिस्कशन में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह।